वैसे तो मानव विकास के पथ का सूत्रधार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को माना जाता है, बट इसका असली हकदार तो मैथमेटिक्स है। आपने अक्सर सुना होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आर द रियल मिरेकल फॉर मैनकाइंड। बट अब बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि द मैथमेटिक्स इज द रियल मिरेकल फॉर मैनकाइंड। साइंस टेक्नोलॉजी ही नहीं, मानव विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के डेवलपमेंट का भार मैथमेटिक्स के कंधों पर ही तो टिका हुआ है। पर मैथमेटिक्स को तो कभी वो क्रेडिट मिला ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मैथमेटिक्स है क्या? क्या ये कोई डिस्कवरी है, कोई इनोवेशन है, या कोई मिरेकल है? वैसे तो ये इन तीनों कैटेगरी में फिट बैठता है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इस लैंग्वेज है किसकी और इस लैंग्वेज को बोल कौन रहा है? तो इसका आंसर है दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमें कुछ भी समझना है, मैथमेटिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। वेदों में भी यह बताया गया है कि अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान होना ही चाहिए। लैंग्वेज ऑफ नेचर है, नेचर में कुछ भी समझना है, मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होते हैं। किसी म्यूजिक को हम सुनते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। उस फ्रीक्वेंसी से जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे अगर वो हो जाए म्यूजिक, तो जो हमें सुर में सुनाई दे रहा था वो बेसुरा हो जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं। अगर वो उस फ्रीक्वेंसी से नीचे या ऊपर बजने लगे तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट बेसुरा सुनाई देने लगता है। जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं वो सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सिंक करके बजाए जाते हैं ताकि वो सुर में बजें। वहां पे भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। जितने भी आर्ट और डिजाइन होती हैं वो सारी की सारी मैथमेटिक्स पर ही तो बेस्ड हैं। प्रॉपर ज्योमेट्री, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और प्रॉपर मेजरमेंट पर बेस्ड होती हैं। उनके मेजरमेंट को जरा सा ऊपर या नीचे हो जाए तो वो जो खूबसूरत सी चीज दिख रही थी वो बदसूरत दिखने लगती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट मैथमेटिक्स पर ही तो बेस्ड है। विदाउट मैथमेटिक्स हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यूं कहें कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब कुछ तो मैथमेटिक्स ही है। हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान हो ना हो, सोच के देखिएगा कि हम सब मैथमेटिक्स को यूज करते ही करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स लैंग्वेज को हम संस्कृत लैंग्वेज से कंपेयर या कोरिलेट कर सकते हैं। संस्कृत लैंग्वेज को भी लैंग्वेज ऑफ गॉड या देवताओं की भाषा भी कहा जाता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। संस्कृत ही एक ऐसी लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में जिसमें पूरे के पूरे सेंटेंस को हम एक वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में भी हम किसी भी चीज को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे किसी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स एंड ग्रामर होता है, इन द सेम वे मैथमेटिक्स में भी क्या ये है? जी हां, बिल्कुल। मैथमेटिक्स में भी नंबर्स अल्फाबेट का रोल प्ले करते हैं और जो भी हम ऑपरेशंस या सिंबल्स यूज करते हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रामर रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहां तक आते आते हमें ये तो पता ही चल गया कि आखिर मैथमेटिक्स है क्या। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जिस मैथमेटिक्स का यूज करके हम सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, स्पेस के अनजान रहस्यों को सुलझा रहे हैं, उस मैथमेटिक्स का खुद का सफर किन किन गलियों से होके गुजरा होगा, कैसे कैसे मोड़ों से होकर वो आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो आइए चलते हैं, इतिहास से कुछ पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सी लैंग्वेज, इस वंडरफुल लैंग्वेज के सफर की कुछ झलकियां। ऐसा कहा जाता है कि मानव और मैथमेटिक्स का विकास साथ साथ हुआ है, दोनों साथ साथ पले और बड़े हैं, साथ साथ खेले हैं दोनों। बट सच तो यह है कि मैथमेटिक्स तब से है जब से यह ब्रह्मांड है। हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर
लोग मैथमेटिक्स को यूज करते हों। क्या पता, मुझे तो नहीं पता, पर हमें जो पता है वो ये कि आज से करीब 5000 साल पहले भारत और यूरोप के सिविलाइजेशंस के एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि उस समय के लोगों को ज्योमेट्री की नॉलेज थी। उस समय के लोग नंबर सिस्टम्स को यूज करते थे। उस समय के लोग मेजरमेंट के लिए रस्सी और लकड़ियों का यूज करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए। वेट को यूज करते थे, क्यूबिकल फॉर्म में, हेक्सागन फॉर्म में वो वेट को डिजाइन करते थे और उन वेट्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटी में वेट मेजरमेंट के लिए यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो नगर पाए गए, जो सिटीज पाई गई हैं, उनका स्ट्रक्चर्ड ज्योमेट्री का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। उन्हें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर शेप की नॉलेज थी जिसको वो अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज करते थे। उन्हें मेजरमेंट की नॉलेज थी, उन्हें प्रॉपर रेशियो और प्रोपोर्शन की नॉलेज थी, उन्हें नंबर सिस्टम्स की भी नॉलेज थी जिनका यूज वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करने में करते थे। अगर हम यूरोप चलते हैं तो वहां पर पाते हैं कि वहां की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सभ्यताओं के समय के जो लोग थे, उन्हें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम्स, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा की नॉलेज थी। मिस्र के पिरामिड इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसे देखकर यह बताया जा सकता है कि उस वक्त के लोगों को ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थी। डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। टैक्सेशन, कैलकुलेशन के लिए, काउंटिंग के लिए वो नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स वो यूज करते थे। इस तरह देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो मेजर डेवलपमेंट रहा वो इसने दो रास्तों पर चलकर पूरा किया। एक रास्ता जाता है भारत की तरफ और दूसरा जाता है यूरोप की तरफ। तो चलिए सबसे पहले भारत की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं इसका डेवलपमेंट भारत में किस प्रकार हुआ। जब हम भारत की तरफ रुख करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो है बौधायन। ईसा से 800 साल पहले बौधायन ने बौधायन थ्योरम्स दिया। बौधायन थ्योरम्स वही थ्योरम है जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि बौधायन ने पाइथागोरस के जन्म से 400 साल पहले ही उस थ्योरम को दे दिया था जो आज हम पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। बौधायन थ्योरम्स के नाम से तो उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, खैर कोई बात नहीं। बौधायन ने ही सुलभा सूत्रा लिखा जिसमें इन्होंने यह बताया कि जो वैदिक रिचुअल्स में फायर अल्टर्स यूज होते हैं, जिसे हम हवन कुंड बोलते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेप होता था, प्रॉपर एरिया होता था और ये पर्पस के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो वो फाल्कन शेप का फायर अल्टर्स बनवाते थे और उसमें वो हवन करते थे। अगर किसी को अपने प्रेजेंट या फ्यूचर के जो एनिमीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, वो रोम्बस फॉर्म में फायर अल्टर्स डिजाइन करते थे और उसी में हवन करते थे। बौधायन ने ही हमें ट्रिपलेट्स, जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, उनके बारे में भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपलेट्स होते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करें तो 5 का स्क्वायर आता है। तो 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स हैं। इन द सेम वे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो 5, 12 एंड 13 ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ईसा से करीब 300 साल पहले आचार्य पिंगाला ने दुनिया को यह बताया कि भाई देखो, नंबर्स जो हैं तो हैं, साथ में बाइनरी नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने बताया कि 0 और 1 ये दो बाइनरी नंबर्स हैं जिन्हें हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो आज की दुनिया में, आज के समय में डिजिटल एरा का बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आचार्य पिंगाला ने हमें फैबिनाकी नंबर्स के बारे में भी बताया। अब फैबिनाकी नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1, 2, 3 नंबर हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आता है, 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 8 आता है। इस तरीके से ये जो नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है, इन्हें हम फैबिनाकी नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हम 5वीं सदी के आसपास चलते हैं तो आर्यभट्ट जी हुए। आर्यभट्ट जी ने सबसे बड़ा इनोवेशन जो इन्होंने किया मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो ये इन्होंने बताया 0 एज अ प्लेस वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि 0 को एज अ नंबर भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 100, 1000 एक्सेट्रा,
इस तरीके से इन्होंने बताया कि जीरो को हम प्लेस वैल्यू की तरीके से हम भी यूज कर सकते हैं। सेकंड इन्होंने ये बताया कि जो पाई है उस पाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पाई की जो इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट थी उस टाइम पर 3.1416 थी। पाई की वैल्यू जो आज हम देखते हैं उसी के अप्रोक्सीमेट थी। साथ ही साथ इन्होंने एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया, दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा, इन्होंने ही बताया कि भाई देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आज दुनिया इन्हीं के फंडों को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करती है। अब 6ठी शताब्दी के आसपास ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भाई देखो, जीरो एक नंबर है और इस नंबर को हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बताया कि अगर किसी नंबर्स में हम जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस नंबर के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब किसी नंबर से हम जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, मतलब वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। बट ये जब किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे, इस बात को ये डिफाइंड नहीं कर पाए, जो बाद में माधव नाम के गणितज्ञ हुए, उन्होंने इस चीज को डिफाइंड किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस समय पूरी दुनिया, पूरा विश्व नंबर के फेरबदल में फंसा हुआ था, नंबर्स के बारे में ही सोच रहा था, इन्होंने यह बताया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स के अलावा भी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इन्होंने ही दुनिया को बताया कि भाई नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके ऑपरेशंस को भी बताया कि हम कैसे इनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। न्यूटन बताया था, उससे कई साल पहले ही ब्रह्मगुप्त जी ने यह दुनिया को बता दिया था कि भाई जो अर्थ पर जो कुछ भी वापस आता है, जो कुछ भी गिरता है वापस, वो सारा का सारा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। पर आज हम उसे तो न्यूटन से कोरिलेट करते हैं, ब्रह्मगुप्त जी का तो हम कोई नाम ही नहीं लेते। सोचिएगा इसके बारे में। अच्छा, ब्रह्मगुप्त जी ने ना, क्या ये अलग ही कैरेक्टर थे। ब्रह्मगुप्त जी ने एक अलग ही कैरेक्टर थे, ये हर तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि मैथ में ही है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी चले गए। इन्होंने प्लेनेटरी मोशन को भी डिस्क्राइब कर दिया। इन्होंने बताया कि भाई सोलर ईयर होता कितना, इन्होंने बताया कि एक सोलर ईयर 365 डेज 6 आवर 12 मिनट 36 सेकेंड का एक सोलर ईयर होता है। जो आज के सोलर ईयर्स, जो सोलर ईयर की जो डेफिनेशन दी गई, जिसको जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है, उसमें और इसमें 3 मिनट्स का डिफरेंस है, और वो 3 मिनट्स एक दिन में नहीं है, इंटायर ईयर में, यानी पूरे एक साल का जो सोलर ईयर होता है, इनकी जो बताई गई वैल्यू और आज की जो वैल्यू है, उसमें केवल और केवल 3 मिनट्स का ही डिफरेंस है। सोचिए इन्होंने कितनी बारीकी से उस समय एक सोलर ईयर को डिफाइंड किया होगा। अब 7वीं शताब्दी के आसपास भास्करन जी आए। भास्करन जी ने, आर्यभट्ट ने जो काम किए थे, उन्हीं को इन्होंने फर्दर आगे लोगों तक पहुंचाया। साथ ही साथ इन्होंने प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिफाइंड किया। करीब 12वीं शताब्दी के आसपास भास्कराचार्य जी हुए। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ इन्होंने डिजाइन किया, और उसमें इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया: अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ स्फीयर। साथ ही साथ इन्होंने कैलकुलस और एल्जेब्रा के फील्ड में भी इन्होंने कई सारे काम किए, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को भी इन्होंने डिफाइन किया, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं। करीब 14वीं सेंचुरी के आसपास माधव नाम के गणितज्ञ हुए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पूरे विश्व को बताया कि भाई जब किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और इसी पर बेस्ड इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को भी डिफाइंड कर दिया। अब जब इतना कुछ इन्होंने डिफाइंड कर ही दिया, तो इन्होंने कहा भाई पाई की वैल्यू को भी क्यों ना और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइंड कर दिया जाए। उस समय इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज का यूज करते हुए पाई की वैल्यू को, आज की डेट में जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, उस समय ही इन्होंने उसके डेसिमल के 17 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू बता दी थी, और विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और एक काम इन्होंने और भी किया था कि केरला में केरला स्कूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो फाउंडर थे वो यही थे, माधव जी ने ही केरला में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का शिलान्यास किया था। अब यहां तक तो हमने ये देखा कि भाई जो भारतीय मैथमेटिक्स पूरे विश्व को ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम्स तो दे दिया। अब हम यूरोप की तरफ चलते हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि जैसे भारत में मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ ना कुछ हो रहा था, वैसे ही पैरेलल में यूरोप में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा था, और वो कैसे चल रहा था उसे हम जानने के लिए हमें यूरोप की तरफ
चलना होगा। यूरोप में बेसिकली जो ग्रीस का रीजन था, वहां पर मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। ईसा से करीब 600 साल पहले थेल्स नाम के मैथमेटिशियंस हुए। इन्होंने थेल्स थ्योरम्स दिया और इस थ्योरम्स का यूज हम आज ज्योमेट्री में करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी सर्कल में डायमीटर्स और दो कॉर्ड के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ईसा से करीब 500 साल पहले पाइथागोरस मैथमेटिशियंस हुए। अब ये सबको पता है कि पाइथागोरस जी ने एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी, जिसे इनके जन्म से 400 साल पहले ही भारत में ब्रह्मगुप्त जी ने बताया है। वो सबको पता है और फिर उस 400 साल बाद इन्होंने उसे बताया और आज हम इन्हीं के नाम से उसे हम जानते हैं। हम ये तो भूल ही गए कि हमारे देश में भी मैथमेटिशियंस हुए थे जिन्होंने 400 साल पहले ही हमें पाइथागोरस थ्योरम्स, जैसे ब्रह्मगुप्त थ्योरम्स कहा जा सकता था, वो दे दिया था। ईसा से 300 साल पहले बेसिकली आप देखेंगे ना तो यूक्लिड ही एक्चुअल में फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाने चाहिए। आज हम जिस ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं और फर्दर हम उसे यूटिलाइज करते हैं, उस ज्योमेट्री को यूक्लिड ने ही ईसा से 300 साल पहले बताया था। तो इस तरीके से यूक्लिड ही बेसिकली फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाने चाहिए। ईसा से करीब 200 साल पहले आर्किमिडीज नाम के मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया और साथ ही हमें यह भी बताया कि भाई सर्कल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बॉयंस प्रिंसिपल भी दिया जिसके बेस पर आज शिप फ्लोट करते हैं वाटर पर। अब ईसा से करीब 150 साल पहले हिप्पैक्टस नाम के मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हम यूज करके बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि एक सर्कल को हम 360 डिग्री एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस प्रिंसिपल का यूज करके आज की डेट में हम कई सारे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। करीब फर्स्ट सेंचुरी के आसपास हेरॉन्स ऑफ अलेक्जेंडर हुए। ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हेरॉन्स फॉर्मूला दिया है। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी हमें साइड गिवन है तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूले का यूज करके आज की डेट में हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब 800 सेंचुरी के आसपास पर्शियन मैथ्स हुए अल-ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। रीजन यह था कि इन्होंने अलजेब्रा को यूरोप और बाकी इस्लामिक कंट्रीज में भी उसका प्रचार प्रसार किया, उसका एडवर्टीजमेंट किया इन्होंने, तो इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाने लगा। बट सही मायने में देखा जाए तो अलजेब्रा इनके जन्म से काफी पहले ही अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हो चुका था वर्ल्ड में। भारत में ही उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, बट वो भारत से बाहर कोई उसे नहीं ले जा सका, इस वजह से उसका प्रचार और प्रसार नहीं हो सका। सो वो भारत तक ही सीमित रहा। बाद में अल-ख्वारिज़मी ने ही उसे भारत से उठाकर यूरोप और बाकी इस्लामिक कंट्रीज में भी उसका प्रचार प्रसार किया और इस वजह से इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाने लगा। अब अगर पूरे विश्व में मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट की बात हो ही रही है तो चाइना की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? और अगर चाइना की बात हो और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल सा ही है। सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। ऐसा कहा जाता है कि ये स्पेस से भी ये दिखाई देती है। ईसा से करीब 500 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और इसको कंस्ट्रक्शंस को पूरा करने में 2000 साल लगे। इमेजिन करिए 2000 साल लगे इसे कंप्लीट करने में। इसमें जो स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए गए हैं, जो मटेरियल्स यूज किया गया है, जो इस प्रोपोर्शन से मटेरियल्स को यूज किया गया है, जिस रेशियो में मटेरियल्स को यूज किया गया है, वो मैथमेटिक्स का जीता जागता मिरेकल है। जी हां, बिल्कुल मिरेकल ही कहूंगा मैं इसे। एक मिरेकल है वो, जिसका यूज करके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को डिजाइन किया गया। ईसा से करीब 1100 साल पहले जब पूरे विश्व में मैथमेटिक्स के बारे में लोग अपने अपने तरीके से उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, उसे एक्सपीरियंस कर रहे थे, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे थे, उसी समय चाइना इंडिपेंडेंटली अपना नंबर सिस्टम्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में वो अपने यहां कुछ ना कुछ तो कर रहा था। चाइना में एक बुक है 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें यह बताया गया कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 5वीं सेंचुरी के आसपास जू चोंगजी नाम के मैथमेटिशियंस, चाइनीज मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसकी डेसिमल के 7th प्लेस तक करेक्ट वैल्यू बताई 5वीं सेंचुरी के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत और यूरोप के लोग ही मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में लगे थे।
पैरेलल में ही चाइना में भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट चल रहा था। तो आपने देखा कि जिस मैथमेटिक्स को आज हम लोग यूज करते हैं वो किन किन रास्तों से होकर आज इस मुकाम तक पहुंची है। आज इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना खेल जिन दो प्लेयरों के भरोसे खेल रहे हैं वो दोनों प्लेयर ही भारत ने दिए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूं जीरो, जिसे शून्य भी कहा जाता है, और पाई। भारत ही वो देश है जिसने पूरे विश्व को बताया कि जीरो भी एक नंबर है जिसे हम यूज करके कई सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। भारत ही वो देश है जिसने पूरे विश्व को बताया कि पाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस पर बेस्ड कई सारे इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाई। बट अफसोस होता है यह जानकर कि पूरे विश्व में ही नहीं, भारत के लोगों ने भी हमारे महान भारतीय मैथमेटिशियंस के कार्य को कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उन्हें कभी जानने की ही कोशिश नहीं की। सोचिए सोचिए आप जरा सा कि जिस मैथमेटिक्स को आप पढ़ते हैं उसे ज्यादातर चीजों को आप फॉरेन या यूरोपियंस मैथमेटिशियंस के नाम से ही जानते हैं, जबकि उन फॉर्मूलों को, उन टेक्निक्स को, उन नंबर्स को ऑलरेडी भारतीय मैथमेटिशियंस ने यूरोपियन मैथमेटिशियंस के जन्म से कई साल पहले ही बता दिया था, पर हमें तो वो पता ही नहीं। आइए हम और आप मिलकर उन महान भारतीय मैथमेटिशियंस के महान कार्यों को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलाएं और सबको बताएं कि हमारे भारत देश के महान मैथमेटिशियंस ने कौन कौन से महान कार्य किए हैं। जय हिंद, जय भारत।